Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are gonna continue with BGC 105, Block 2, The Scarlet Letter, which is written by Nathaniel Hawthorne. Today we are gonna discuss Unit 3, The Scarlet Letter, Themes and their expression through imagery. Now let's talk about the topic of this unit. So in this unit, we have total 3 topics, and today we are going to cover the whole unit. That means these all 3 topics. So the first topic is Hawthorne's engagement with Puritans and Puritanism, the organic and the mechanical. And the third one is other recurrent images. ये बहुत ही important चीजें हैं, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है. हाथॉर्ने's engagement with Puritanism. तो किस तरह का हाथॉर्ने का engagement रहा है पुरितनिज्म से, हम लोग ये देखने वाले हैं. ठीक है, मेनली यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हाथॉर्ने ने वो किया, पोर्ट्रे किया है पुरितन कल्चर को इस नोवेल में. तो Hawthorne critiques the rigid Puritan culture of New England, examining how it controls and limits human freedom. He explores themes like sin, guilt, and redemption, showing how Puritan beliefs deeply influenced individuals' life. Through his narrative, he presents Puritanism as both a force of order and a source of operation. तो देखो, आप लोग खुद ही एक ऐसा सोसाइटी इमेजिन करो जहाँ पे आप कुछ भी काम करो, यहाँ तक कि एवरी ब्रीथ यू ब्रीथ इज जज बाय द कम्युनिटी अराउंड यू. और कुछ वैसी ही दुनिया पुरितन न्यू इंग्लैंड थी. एक ऐसी सोसाइटी थी जो कि मोरल ऑर्डर और पनिशमेंट से बिल्कुल ऑब्सेस्ड थी. सोसाइटी which was obsessed with moral order and punishment. Hawthorne's central theme revolves around the tension between individual identity and social expectations. He doesn't reject Puritanism entirely but highlights its flaws, such as its inability to accommodate forgiveness and personal growth. जैसे कि हेस्टर प्राइने का पब्लिकली उसको पनिश करना for adultery symbolizes Puritan society's harsh judgment. तो मेनली क्या है, सेंट्रल जो थीम है हाथॉर्ने के इस नोवेल का, मेनली वो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, इसी के अराउंड घूमता रहता है ना. और ये बट हाईलाइट्स इट्स फ्लॉज सच एज इट्स इनएबिलिटी टू अकोमोडेट फॉरगिवनेस एंड पर्सनल ग्रोथ. जैसे कि आप देख लो, जो हमारी हेस्टर है, स्कारलेट लेटर्स को ए पहनाया गया था ना, तो ए जो ये स्कारलेट लेटर है, इट इज मेंट टू मार्क हर एज अ सिनर, बट ओवर टाइम डजंट इट बिकम अ सिंबल ऑफ हर स्ट्रेंथ, है ना. अगर आपने ये नोवेल पहले पढ़ी होगी तो आप लोगों को ये चीज पता होगी. अगर नहीं पढ़ी तो आप आगे पढ़ोगे और आप ये चीज खुद आप इससे देखोगे, रियलाइज करोगे कि किस तरह से जो हेस्टर का जो पर्सनल ग्रोथ है वो हमें इस नोवेल में देखने को मिलता है. ठीक है, तो बेसिकली हाथॉर्ने कहना क्या चाहते हैं, वे कहते हैं Puritans, you wanted to shame her, but you gave her a badge of honor instead. तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे आयरनी की बात हो रही है. ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है मार्केट प्लेस अ सिंबल ऑफ सोसाइटी. अब मार्केट प्लेस, जब हम लोग का नोवेल स्टार्ट होता है तो मार्केट प्लेस दिखाया जाता है जहाँ पे इसको, जो हेस्टर होती है, उसको पनिश किया गया होता है. द मार्केट प्लेस सर्व्स एज अ की लोकेशन इन द नोवेल, रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक स्क्रूटिनी हेस्टर फेसेस. देखो, मार्केट प्लेस इंपॉर्टेंट क्यों है, पहला हमारा नोवेल इसी से स्टार्ट हुआ. सेकंड, पनिशमेंट वाला चीज है ना, ये नोवेल उसी के अराउंड घूम रहा है. पब्लिकली उसको किस तरह से हेस्टर को मतलब पनिशमेंट दिया गया. ठीक है, इट्स वेयर सोसाइटी एनफोर्सेस इट्स रूल्स, शोकेसिंग द कम्युनिटीज मोरल रिजिडिटी एंड ऑब्सेशन विथ सिन. मतलब जो सिन करेगा उसको बहुत ही बुरा पनिशमेंट मिलेगा. द इमेजरी हियर इज स्ट्राइकिंग. The scaffold, the crowd's judgmental gaze, and Hester's scarlet letter A highlight the weight of societal condemnation. इसमें तो कुछ वैसी वाली बात नहीं है कि कुछ समझ नहीं आया, बहुत ही इजी लैंग्वेज है कि यहाँ पे इस तरह का इमेजरी हमें दिखाया गया है. देखो, जो हमारे राइटर्स होते हैं ना, वो सिर्फ स्टोरी नहीं लिखते. अगर वो नोवेल लिख रहे हैं तो उन्हें उस चीज को, सिचुएशन को अपने वर्ड्स के थ्रू पिक्चर देना पड़ता है. तो उसी तरह से वहां पे भी
इस चीज को जो वहां पे उन्होंने इवेंट लिखा है उसे उन्होंने इमेजरी कहते हो ना, तो बस वही चीज है। ठीक है, एक तरह का इमेज देते हैं। स्केफोल्ड, द क्राउड्स जजमेंटल गेज, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से लोग, जो क्राउड है वो हेस्टर को किस नजरों से देख रहे होते हैं, जजमेंटल नजरों से देख रहे होते हैं। और हेस्टर के ऊपर लेटर ए होता है। वो मतलब कितना ह्यूमिलिएटिंग होता था, कितना ज्यादा वो मार्केट प्लेस में हेस्टर को ह्यूमिलिएट किया गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक है, द ऑर्गेनिक एंड द मैकेनिकल। देखो मैकेनिकल एक हम लोगों ने चिलिंग वर्ड का टाइम पे उस टाइम बताया था, मैंने कहा था ना आगे पढ़ना, तो ये वही चीज है। हॉथॉर्न कॉन्ट्रास्ट नेचुरल ऑर्गेनिक सिंबल्स विद मैकेनिकल और आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट्स टू डीपेन हिज थीम्स। नेचर ऑफन रिफ्लेक्ट्स फ्रीडम। देखो नेचर हमारा क्या करता है, ऑफन ये फ्रीडम, इमोशनल ट्रूथ, इन सब चीजों को रिफ्लेक्ट करता है, पोर्ट्रे करता है, कुछ भी कह लो। वाल आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट्स जैसे कि स्कैफोल्ड वगैरह, ये सिंबलाइज करता है सोसाइटल कॉन्स्टेंट्स को, सोसाइटी के लिमिटेशंस को, किस तरह से वो इम्पोज करती है अपने रूल्स को। फॉर एग्जाम्पल, द फॉरेस्ट सर्व्स एज अ refuge for Hester and Dimesdale, offering a space free from societal control, whereas जो scaffold stands है for public humiliation and rigidity। ठीक है, scaffold जहाँ पे हेस्टर को वहां पे रखा जाता है, खड़ा कर दिया जाता है, तो वो जो जगह होता है वो एक तरह से कहता है कि वो मैकेनिकल है, और एज जो नेचर है, जो फॉरेस्ट में वो लोग जाने का होता है, वो सब क्या है, ऑर्गेनिक है। This interplay emphasizes how rigid systems fail to capture the complexities of human emotion and morality. Authority critiques mechanical rigidity by showing its inability to address the deeper truths of human experience. ठीक है, next है recurring images. So Hawthorne masterfully uses recurring imagery to explore the novel's theme. Key symbols जैसे कि the scarlet letter A, scarlet letter तो हमारा पूरे नोवेल में चल रहा होता है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक sin रिप्रेजेंट कर रहा है, shame रिप्रेजेंट कर रहा है, बट also ये एक resilience, strength भी जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से हेस्टर का जो एक पर्सनल ग्रोथ आगे होता है वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग होते जाती है, इसका स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फॉरेस्ट। तो ये सिंबल क्या है, इट इज अ प्लेस ऑफ नेचुरल फ्रीडम, जहाँ पे कैरेक्टर्स जो है वो उनके ट्रू सेल्फ से कन्फ्रंट करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, अवे फ्रॉम सोसाइटल कॉन्स्टेंट्स, सोसाइटी के दूसरे रूल्स से, रेगुलेशन से, उन सबसे दूर हटकर। लाइट और डार्कनेस की बात करें तो हाईलाइट्स द डुअलिटी ऑफ ट्रूथ वर्सेस कंसीलमेंट, एज वेल एज सोसाइटल जजमेंट्स वर्सेस पर्सनल रिडेम्पशन। ठीक है, इसमें तो कुछ समझाने वाला नहीं था, बस इतना है कि मेनली जो लाइट एंड डार्कनेस है ये क्या हाईलाइट करता है, डुअलिटी बताता है ट्रूथ का वर्सेस कंसीलमेंट का, कि किस तरह से सोसाइटी का जो जजमेंट है, पर्सनल रिडेम्पशन है, दोनों, इन सब के दोनों के बीच में एक तरह से क्लैश टाइप का हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ थॉर्न इज यूज ऑफ मिरर्स। हाउ थॉर्न यूज मिरर्स क्रिएटिवली इन द नोवेल। फॉर इंस्टेंस, जब हेस्टर जो है खुद को देखती है एक शाइनी मिरर में एट द गवर्नर्स मैंशन, it exaggerates the red letter on her chest, making it the focus of the reflection. This shows how the Puritans see her, defined by her sin. Similarly, Pearl is linked with nature, जैसे कि flowing water, reflecting deeper truths about her and Hester's connection. ठीक है, ये सीन आप बुक पढ़ोगे तो आपको तभी पता चलेगा। लाइट एंड डार्कनेस इन द स्टोरी, आई थिंक हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है ना। अच्छा चलो एक बार अच्छे से देख लेते हैं। The novel uses light and darkness to show deeper emotions and ideas. Light often stands for truth, happiness, and life, while darkness क्या करता है, guilt, sin, सॉरी सीक्रेट, ये सब चीज रिवेल करता है। जैसे कि Pearl is drawn to the sunlight, showing her innocence and joy. Hester, Hester, however, struggles to step into the light, symbolizing her burden of sin, कि अगर वो लाइट में जाती है तो उसका जो लेटर ए है वो बहुत ज्यादा विजिबल हो जाता है। At times, even Dempsey, जिसको एज अ मोरल फिगर देखा जा रहा है, is engulfed by darkness, showing his hidden guilt। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना तो समझ आया होगा।
देखो, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन करो, ठीक है, उसके बारे में पूछो। मैं आपको वहाँ पे रिटर्न फॉर्म में या फिर नेक्स्ट वीडियो, अगर मुझे लगेगा कि आपको ज़रूरत है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बट अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सिम्बोलिक कलर्स इन द नोवेल। तो कलर्स जो है वहाँ पे उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है नोवेल में। जैसे कि जो रेड कलर है स्कारलेट लेटर का, इट सिंबलाइजेस बोथ सिन एंड पैशन। ग्रीन और जो गोल्ड कलर है, दे आर कनेक्टेड टू पर्ल्स लाइवलीनेस। ब्लैक जो है दूसरी तरफ, ब्लैक ऑन द अदर हैंड रिप्रेजेंट्स एविल एंड शोरो, स्पेशली विद चिलिंगवर्ड्स करेक्टर। ये भी था, इजी था। ऑर्गेनिक फोर्थ है, ऑर्गेनिक वर्सेस मैकेनिकल थीम्स। तो अब यहाँ पे वर्सेस आ गया, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। हॉथॉर्ने कॉन्ट्रास्ट्स द नेचुरल वर्ल्ड फ्रीली और लाइवली, यानी कि जो एकदम आजाद टाइप का हो, विद स्ट्रिक्ट पुरितन सोसाइटी, दैट मीन्स रिजिड एंड कंट्रोलिंग। पर्ल रिप्रेजेंट्स नेचर, wild and untamed, while the Puritan tried to enforce strict rules and suppress individuality. जैसे किस तरह से उन लोगों ने हेस्टर को प्रेशराइज किया कि वो उस तरह से लेटर पहन के घूमे, है ना। फिफ्थ इज आर्किटेक्चरल एंड क्लोथिंग इमेजरी। बिल्डिंग्स एंड क्लोथ्स इन द नोवेल आल्सो रिफ्लेक्ट दीज थीम्स। आप अपना बुक खोल के देखोगे, उसमें आपको कुछ इमेजेस देखने को मिलेंगे। आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो मैं बोल रही हूँ ना, वो सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। फॉर इंस्टेंस, द प्रिजन डार्क एंड कोल्ड symbolizes punishment and the harshness of Puritan life. Governor's grand house shows power and status, but also contrasts with the natural, simple life that Pearl and Hester represent. ठीक है, तो हमारा ये यूनिट 3 भी इसके साथ कंप्लीट होता है। So besties, now this is the end of this session, and I hope this session is helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will keep updated with the notices of IGNOU. And yes, you can also follow me on Instagram now. Now we will meet in our next session. Until then, take care, goodbye and keep learning.